भारत इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या आप जानते हैं भारत ने पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था, कहाँ मनाया था, पहली परेड कहाँ से शुरू हुई थी? अगर आप ये सब नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए दोस्तों। भारत सदियों से संपन्न देश माना जाता था। इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत देश विदेशी व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में विदेशी व्यापारियों का सदियों से व्यापार चलता आया है। भारत में पहले डच, पुर्तगाली और फिर ब्रिटिश व्यापार करने के लिए सूरत बंदरगाह पर 1608 में यहाँ पहुँचे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े और दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक भारत पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। पूर्वी एशिया के एक समुद्री मार्ग से 20 मई 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का आगमन भारत में हो चुका था। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज हुई थी और इसके बाद ही भारत का यूरोपीय व्यापारियों से व्यापार शुरू हुआ। भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी गद्दी उसके बेटे जहांगीर ने संभाल ली थी। इसलिए हॉकिंग को जहांगीर की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी ज़रूरत थी। हॉकिंग एक वर्ष के भीतर मुग़ल राजधानी आगरा पहुंचा, लेकिन हॉकिंग को जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस को ब्रिटिश दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रोप 1615 में मुग़ल राजधानी पहुंचे और जहांगीर को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, लेकिन जहांगीर ब्रिटिश के साथ व्यापार करने के ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। पर 3 साल तक लगातार सर थॉमस रो के अनुरोध करने पर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के व्यापारी मुग़लों की रजामंदी से भारत में सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते थे और उन्हें विदेशों में महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते थे। जहांगीर से व्यापार की इजाज़त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसाना शुरू किया और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बना दिया। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफ़ी बेहतर स्थिति में था। भारत में सूती, ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और काशीदारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम में भी भारत काफ़ी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। सन 1756 में अली वली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार के अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने और किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। सिराजुद्दौला और कंपनी में टकराव बढ़ते गए और जब कंपनी ने नवाब के आदेश नहीं माने तो नवाब ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया और नवाब ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकले जाने की खबर से मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। सेना को नौसेना बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना को उतार दिया। कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हरा दिया। इसे हार का कारण उनके सेनापति मीर जाफ़र का धोखा माना जाता है। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।
रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बना दिया जाएगा। 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत की बागडोर आ गई। अब कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी। अब कंपनी भारत में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह से प्रभावित करने लगी थी। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर आ चुका था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में बने कपड़ों की भारत में बिक्री नहीं थी, क्योंकि भारत में बने कपड़े उनसे बेहतर थे। लेकिन कंपनी ने ब्रिटेन में बने अपने माल को भारत में बेचने और भारत में बने माल को ब्रिटेन में ना बेचा जा सके, इसके लिए भारत को कृषि प्रधान देश बनाने की कोशिश की। इस कोशिश में 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया और अन्य चीज़ों पर अत्यधिक कर लगा दिया, जिसमें नमक, कपड़ों का व्यापार, किसानों की आय पर कर लगाया गया, जिससे भारतीय व्यापार बर्बाद हो गया। अब कंपनी अपने मनमाने ढंग से काम करने लगी और अपने लाभ के लिए कोई भी कानून भारतीय जनता पर थोपने लगी, जिससे भारतीय जनता में कंपनी के प्रति जन आक्रोश बढ़ने लगा। 1857 के संग्राम के रूप में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी का पहला कदम बढ़ा दिया था। 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये संग्राम एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, पर अंग्रेजी सरकार की दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों जैसे गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति ने इसे और भी भड़का दिया, जिससे ये संग्राम देशव्यापी संग्राम बना। हालांकि अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ कई बार क्षेत्रीय विद्रोह होते रहे हैं, पर यह संग्राम देशव्यापी संग्राम बन गया। इस संग्राम में अंग्रेजी सरकार की भारत में नींव को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया। अब तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार भी विद्रोह को दबाने और भारतीयों के अधिकार को ख़त्म करने के लिए नए नए कानून थोपने लगी। ऐसा ही कानून था रॉयल एक्ट। इसी एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। तभी एक अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने आकर बिना चेतावनी के इन निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। जब भी स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होता है तो जलियांवाला बाग कांड का जिक्र जरूर होता है। ऐसी ही एक घटना जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब वहां विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज में उनके सिर पर लाठी पड़ी, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। इस घटना को अंग्रेजों के ताबूत की कील माना जाता है। इस घटना से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मार कर लिया। इस हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भारत की स्वतंत्रता के लिए ना जाने ऐसे कितने ही भारत के सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिसमें से हम कुछ ही क्रांतिकारियों को जानते हैं। इन बलिदानों के बाद सन 1947 में भारत अंग्रेजी सरकार की गुलामी से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के साथ साथ भारत को कुछ भाग, जिसे उस समय पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1947 में खोना पड़ा। भारत अब स्वतंत्र देश था। भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। तब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को प्रभाव में लाया गया और उसके तहत देश को चलाने का फैसला हुआ। 29 महीने के बाद 2 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में तब पहला गणतंत्र दिवस साल 1950 में पहली बार मनाया गया। भारत को उस दिन अपना संविधान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में मिले थे।
पहला गणतंत्र दिवस मनाते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के पुराने किले के सामने इरविन स्टेडियम में भारतीय तिरंगा फहराया था। वर्तमान में इस जगह पर दिल्ली का चिड़ियाघर है और स्टेडियम की जगह नेशनल स्टेडियम स्थित है। ध्वजारोहण करने के बाद परेड की शुरुआत हुई। सबसे पहले तोपों की सलामी दी गई। तोपों की आवाज़ से पूरा किला गूंज उठा। इस परेड की एक झलक पाने के लिए लोग कनॉट प्लेस पर एकत्रित हुए थे। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने हमारी ये वीडियो लास्ट एंड तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।